संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेताया है कि यूक्रेन युद्ध का बढ़ना एक बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है। एंटोनियो गुटेरेस ये भी कह रहे हैं और साथ ही कहते ये भी हैं कि परमाणु युद्ध के खतरे से पीछे हटना होगा। यूएन चीफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो ये भी कहते हैं। तो ये तमाम चेतावनियां जो हैं वो उनकी तरफ से दी गई हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या इन चेतावनियों का कोई भी असर पड़ता है रूस के ऊपर। ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ऐसा लगता नहीं। रूस के पास जो स्थिति अब इस युद्ध के शुरू होने के लगभग 1 साल बाद है, उसमें रूस बाहर भी नहीं निकल सकता और आगे भी कैसे बढ़े, क्योंकि लगातार पश्चिमी देश जो हैं वो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे जिसमें मेजर जनरल जी द्विवेदी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्वागत है सर आपका। जी हमारे साथ मेजर मोहन कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल संजय मेस्टर हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तमाम जो गेस्ट हैं उनसे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो ये वॉर कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 साल पूरा हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल द्विवेदी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो बात लगातार यूएन में कही जा रही है, वोटिंग कराते हैं, बात करते हैं, रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं, कोई असर इसका होता है? इन प्रस्तावों का होता क्या है? देखो श्वेता, अब सबको पता है कि यूएन जो है ये एक ऑलमोस्ट डिफंक्ट बॉडी बन चुकी है। वहाँ डिस्कशन काफ़ी होती हैं, जैसे हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक कैलिस्थेनिक्स होते हैं, पर एंड कोई रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि डिप्लोमेसी में बात करना एक होता है, उसका एंड रिजल्ट दूसरा होता है। तो ये 1 साल से युद्ध चल रहा है और ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो युद्ध में जो मेन कलाकार हैं रशिया, वो तो उनके पास वीटो है। तो जब भी वो चाहते हैं वीटो यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ चीन उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये युद्ध का कोई खास अभी तक जो मैं सोचता हूं कि कोई इसका परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि रशिया को जीत चाहिए। अगर पुतिन साहब को जीत नहीं मिलती है, उनकी छवि काफी खराब हो रही है और रशिया की वैसे भी। और इस युद्ध का कोई अंत भी नहीं दिख रहा सर। नहीं, अंत तो इसलिए दिखेगा कि जब दोनों को पलड़ा एक जैसा है। कि आपने ठीक बताया था कि रशिया तो जीत नहीं पाया और यूक्रेन हारा नहीं है। तो जब तक इनका कोई फैसला नहीं होता तो इस समय कांटे की टक्कर है, दोनों अपने आप मजबूत हैं। और एक बात और भी है कि यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है, या तो वो लड़े या वो आत्मसमर्पण कर दे। तो और अब 1 साल बाद इस बात का कोई मतलब बनता नहीं। जनरल मेस्टर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या यूएन ने वाकई गंभीर कोशिशें की इस युद्ध को रोकने के लिए, आपको लगता है? या फिर मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो फॉर्मेलिटीज होती है जिस तरीके से इन संगठनों की, कि आप वोटिंग करा लेते हैं, आप डिस्कशन कर लेते हैं, आप प्रस्ताव ले आते हैं, लेकिन गंभीर कोशिश कूटनीतिक स्तर पर, बातचीत के स्तर पर शायद नहीं की गई उस तरीके से जिस तरीके से करनी चाहिए थी। तो जहां तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है, उन्होंने गंभीर तरीके से किया है कि नहीं। देखिए, मैं खुद यूनाइटेड नेशंस में 2 मिशन में रहा हूँ, 94-95 में मोज़ाम्बिक और रवांडा। और मेरा जो सोच विचार है कि कई इन्होंने मिशंस को सक्सेसफुली वहाँ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस और ऑब्जर्वर्स भेजे हैं। यहाँ पर इतना गंभीर तरीके से क्यों नहीं हुआ है, इसका सबसे मुख्य कारण है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो P5 लेते हैं, परमानेंट 5, जिसमें रूस और चाइना दोनों शामिल हैं। अभी रूस तो जब वॉर उन्होंने छेड़ा है तो इसको गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो खुद एक P5 है और जब तक रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों का वो उसमें अप्रूवल नहीं होता है तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। इसी प्रकार चाइना भी अभी तक वोटिंग में एब्सटेन कर रहा है, तो यूएन का रोल ऑटोमेटिकली इसमें कम हो जाता है। और दूसरा, जहां तक जनरल असेंबली का सवाल है, मैसेजिंग बहुत साफ गई है कि 141 कंट्रीज ने इसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ वोट किया है, और जिसमें मुख्य देश चाइना और इंडिया ने एब्सटेन किया है। जनरल वेस्टर्न, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बोलते रहे कि यूएन को आतंकवाद और युद्ध को लेकर अपनी नीति को बहुत स्पष्ट करना होगा, वरना तो ये वजूद अपना खो देगा। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की जो बात है वो सही होती नजर आती है। आप बने रहे हमारे साथ, 2 और खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके के हालात अब बन गए हैं उसको लेकर के जो रूस यूक्रेन युद्ध की टाइमलाइन रही है, क्योंकि आज 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन पिछले 7 बजे जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद की जो स्थिति है, जो टाइमलाइन है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो 24 फरवरी 2022 की बात करें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। जी आपको याद होगा वो तारीख, जब 24 तारीख को, आपने भी सुना होगा, पिछले साल की आक्रमण रूस ने यूक्रेन पर कर दिया है। इसके बाद 9 अप्रैल 2022 को क्रामाटोर्स्क में रूसी मिसाइल हमले में 52 नागरिकों की मौत हो गई थी। हम आपको टाइमलाइन सर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये टाइमलाइन है वो हम दिखा रहे हैं, जिसमें 52 नागरिकों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, 30 जून की बात करते हैं, जब 30 जून 2022 को ओडेसा के काला सागर बंदरगाह से दूर मौजूद स्नेक द्वीप से रूसी सैनिकों की वापसी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 22 जुलाई की बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो 22 जुलाई पिछले साल काला सागर के जरिए अनाज के मूवमेंट पर रूस और यूक्रेन में सहमति बनती हुई नजर आई थी। इसके बाद 20 अगस्त 2022 की वो तारीख, जब रूसी नेता अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी दरिया दुगिना की कार बम विस्फोट में मौत हो गई थी। आपको याद होगा, तमाम टाइमलाइन से जिसने इस युद्ध को एक नया मोड़ दिया है। 6 सितंबर 2022 को क्या हुआ था, खार्किव में यूक्रेनी सेना का जवाबी हमला हुआ, जिसमें रूस पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। 6 सितंबर की बात है। उसके कुछ ही दिन बाद 21 सितंबर 2022 को पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की बहाली का आदेश दे दिया था। 30 सितंबर की अगर बात करें, इसके बाद आगे बढ़ते हुए, यानी 9 दिन बाद 30 सितंबर 2022 को पुतिन ने 4 यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर एक जबरदस्त धमाका हुआ था। और इसके बाद 9 नवंबर 2022 को रूसी सेना खेरसौन से पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। 21 दिसंबर 2022 जेलेंस्की का अमेरिका दौरा, आपको याद होगा, अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का वादा उन्हें वहां पर मिला, तमाम जो फंड है वो मिले। इसके बाद 24 जनवरी 2023 रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया, ताकि सिविलियंस का जो प्रेशर है वो वहां की सरकार के ऊपर पड़े। इसके बाद 14 के बाद अगर 20 फरवरी की बात करें, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचते हैं। $500 मिलियन की सैन्य सहायता का वहीं से उन्होंने ऐलान किया। ये इस साल की, जो पिछले 2 महीने इसकी बातें मैं आपको बता रही हूँ, जनवरी और फरवरी की। वहीं 21 फरवरी 2023 को पुतिन का राष्ट्र संबोधन, जिसमें अमेरिका से परमाणु संधि को सस्पेंड करने की सबसे बड़ी बात पुतिन ने अपने संबोधन में कही है। तो तमाम टाइमलाइन दिखाने के बाद जो बड़ी खबर है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। रूस के मित्र देशों का दौरा करेंगे एंटनी ब्लिंकन। जी हाँ, सेंट्रल एशिया का दौरा करेंगे यूएस के विदेश मंत्री। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इसका किस तरीके से इसको देखें, ऐसे भी समझिए कि मध्य एशिया का दौरा करेंगे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाएंगे, यानी कि वो देश जो उनको लगता है कि शायद रूस का थोड़ा लेकर के उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, रूस प्रो है, उनसे मिलने का क्या मकसद है। ये तमाम बातों का हम जिक्र अपने जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे करेंगे। मध्य एशिया का दौरा करना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाना अपने आप में बेहद अहम है। और ये जो एंटनी ब्लिंकन की विजिट है, इसके बारे में अगर और बेहतर तरीके से आपको समझाएं, तो मध्य एशिया का दौरा यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करने वाले हैं। और एंटनी ब्लिंकन की जो ये विजिट है, उसकी और डिटेल अगर आप समझें, तो सोवियत संघ जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। पुतिन के मित्र देशों का दौरा करेंगे एंटनी ब्लिंकन। जी हाँ, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन से पहले जो सोवियत संघ का हिस्सा रहे थे जो देश, वहां एंटनी ब्लिंकन जाने वाले हैं। कहां जाएंगे? 28 फरवरी को कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का दौरा एंटनी ब्लिंकन को करना है। खासतौर पर यह दौरा उनका पूरी तरीके से प्लान किया गया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाद दिल्ली आएंगे। 1 मार्च को दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी होने वाली है। तो ये तमाम जो उनका प्लान है, एक्शन प्लान है, उसको इस तरीके से भी समझिए कि यहां जाने का उनका मकसद है कि रूस के खिलाफ एक मोर्चा बनाना। उनमें वो तमाम देश हों जो लगता है कि रूस के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी लगते हैं। मोहन सर, मैं आपसे और बेहतर तरीके से ये समझना चाहूंगी, एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर जिन देशों के साथ वो मिलने जा रहे हैं, उसमें क्या मकसद अमेरिका का हो सकता है? देखिए श्वेता, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस पूरे युद्ध को जो हम देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच का वॉर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। और जिस गेम प्लान में चाइना बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, जिसको हम नेगेट कर रहे हैं। तो रशिया, यूएस के पास जो है इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो किसी भी तरह से यूएस, जो रशिया की आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, उन देश में अपनी पैठ बनाए, क्योंकि उसको ज़रूरी है कि वो चाइना को कंट्रोल करना चाहता है। वो रशिया को कंट्रोल कर पाया है, क्योंकि रशिया आज एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं है, मिलिट्री सुपर पावर जरूर है, लेकिन चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर के साथ साथ एक दूसरी पावर के उसमें भी, फाइनेंशियल पावर के उसमें भी आ रही है, जिसको आर्थिक ताकत हम कह सकते हैं। तो ये जो दौरा मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है
अमेरिका इसके लिए एक दौरा बिल्कुल। बनाया तो पूरा मोर्चा देखिए पश्चिमी देश भी संभाल रहे। विनोद सर, अगर आपसे भी और बेहतर तरीके से समझ पाऊं कि पुतिन अब जिस स्थिति में एक साल में बहुत कुछ वो खो चुके हैं, अपनी साख भी खो चुके हैं, और अब ऐसे में उनके लिए वापस से सीज फायर का ऐलान करना बहुत ही मुश्किल है, और पश्चिमी देश भी कह चुके हैं कि हम तो यूक्रेन की मदद जारी करेंगे। इस युद्ध को यहां से कहां जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए, आज एक साल हो गए जैसा आपने पहले बताया था, और अब पुतिन के लिए ये फेस सेविंग वाली सिचुएशन है, क्योंकि पुतिन साहब ने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि ये युद्ध इतना खिंच जाएगा। उन्होंने ज्यादा हफ्ते या 2 हफ्ते तक की तवक्को की थी, और अब रूस का जो कॉम्बैट स्टेमिना है और लॉजिस्टिक स्टेमिना है, दोनों ही जवाब दे रहे हैं। और अमेरिका काफी हद तक इसमें अचीव हुआ है, क्योंकि उसने उसकी सामरिक शक्ति, उसकी जो माली हालत है, उसको काफी खस्ता कर दिया गया है। आप देखिए 1.25 लाख के करीब उनकी कैजुअल्टीज हुई है इस युद्ध में, 3200 टैंक्स बर्बाद हुए हैं, करीब बिल्कुल सर, यानी अभी भी एक इसका कोई अंत समझ में नहीं आता कि आखिर ये युद्ध किस तरफ जाएगा। माफ कीजिए सर, आपको रोक रही हूँ, वक्त खत्म हो गया इस शो के साथ ही। तो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपने बहुत ही हमारे दर्शकों के जो भी कंफ्यूजन और जो भी सवाल थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।